Hi guys, welcome back. This is Dr. Sandeep Tiwari. Guys, in last lecture हमने जो अपनी एक फेमस पोएम या यूं कह सकते हैं जो एक फेमस एलिजी स्टार्ट की, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और थॉमस ग्रे के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी ली थी। आज के लेक्चर में हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को स्टेंजा वाइज देखेंगे। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सेटिंग बताया था कि सेटिंग क्या है, कि इवनिंग टाइम है और इवनिंग टाइम में जो पोएट है, जिसको आप स्पीकर भी कह सकते हो, वो एक चर्च यार्ड में, जहाँ पर चर्च के ग्राउंड पे या चर्च के ग्राउंड में जहाँ पे कब्र बनाई गई है या जहाँ पे लोग दफनाए गए हैं, वहाँ पे वो खड़ा है इवनिंग टाइम में। और वहाँ पे जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जो पूरा एनवायरनमेंट वहाँ पे वो देखता है। उसके बाद वहाँ के चर्च में जो लोग दफनाए गए हैं, उनके बारे में वन बाय वन अपने थॉट को एक्सप्लेन करता है या उनके बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो देखिए, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड वेन स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। तो जैसा कि आप अभी तक पोएम्स में देखते आए हैं कि नीचे आपको वर्ड मीनिंग्स लिखी हुई हैं, ताकि आपको लाइंस को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप इन लाइंस के वर्ड मीनिंग्स को नीचे देख सकते हैं। जैसे कर्फ्यू बेल, इट मीन्स जो टोल है या जो बेल है, कर्फ्यू का मतलब हो गया बेल, टोल मतलब हो गया रिंग, बजना। नेल मतलब है यहाँ डेथ बेल या द एंडिंग बेल, शाम के टाइम में जो एंड हो रहा होता है दिन, उस टाइम में जो बेल बजती है उसके बारे में बात कर रहा है। ऑफ पार्टिंग डे, तो इस तरह से इसके वर्ड मीनिंग्स नीचे दिए हुए हैं। मैं आपको पोएम को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, आपको कहीं डाउट हो तो आप वर्ड मीनिंग्स से क्लियर करते हुए चलिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सेटिंग में क्या है कि पोएट चर्च यार्ड में खड़ा है और इवनिंग टाइम है। अब इवनिंग टाइम है तो चारों तरफ क्या होगा, हल्के हल्के धुंधलापन, हल्का हल्का धुंधलापन दिखाई देगा और धीरे 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 चारों तरफ डार्कनेस क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। यही होने वाला है। और इवनिंग टाइम में कई बार आप लोग देखते होंगे कि जो चरवाहे हैं, जो गडेरिए हैं, वो अपने पशुओं को या भेड़ों को चराने के लिए बाहर लेके जाते हैं और शाम के टाइम में लेकर के लौट रहे होते हैं। शाम के टाइम में उनको भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ आप किसानों को भी देख सकते हैं कि किसान सूर्योदय के टाइम पे या सुबह के टाइम पे वो अपने खेतों में चले जाते हैं वर्क के लिए, और इवनिंग टाइम में वो अपने बैलों को लेकर के या अपने पशुओं को लेकर के घर की तरफ लौट रहे होते हैं। तो यही सारी जो सीन हमारे माइंड में क्रिएट हो रही है, ये जो सारा सीन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, इन्हीं सारे सीन या इन्हीं सारे इंसिडेंट्स के ऊपर पोएट बात करता है। और क्या कहता है कि द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, इट मीन्स द रिंगिंग बेल ऑफ इवनिंग टाइम, द रिंगिंग बेल ऑफ इवनिंग टाइम। पार्टिंग डे मतलब ऐसा दिन जो धीरे 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 खत्म हो रहा है। पार्टिंग मतलब डाइंग, डाइंग मतलब खत्म होना। तो डे जो क्या है, कम्स टू एंड, समाप्ति की तरफ आ चुका है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो बोलता है जो चर्च में जो बेल लगा हुआ है ना, चर्च में आप लोग जानते हो घंटा घर बोलते हैं, जिसमें टाइम टाइम पे घंटा बजता रहता है वहाँ पे। तो उस बेल की बात कर रहा है कि जो
चर्च बेल है, जो चर्च में बेल लगा हुआ है, जो इस समय बज रहा है ना, इट इंडिकेट्स द क्लोज ऑफ द डे। ये किस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है? दैट द डे कम्स टू एंड। तो फर्स्ट लाइन आई थिंक इज क्लियर टू यू कि द चर्च बेल दैट इज रिंगिंग, जो चर्च का बेल है जो बज रहा है इस समय, इट अनाउंस या इट इंडिकेट्स, ये अनाउंस करता है या इंडिकेट करता है, क्या करता है इंडिकेट? द पार्टिंग डे, मतलब द डे कम्स टू एंड, दिन समाप्त हो चुका है। इट मीन्स इट इज़ द टाइम ऑफ सनसेट या इट इज़ द टाइम ऑफ इवनिंग। ये चीज़ इंडिकेट करता है कौन? चर्च बेल। क्लियर? तो फर्स्ट लाइन में उसने कह दिया कि द चर्च बेल दैट इज रिंगिंग अनाउंसेस और इट इंडिकेट्स दैट द डे कम्स टू एंड और इट इज इवनिंग टाइम। ओके, अगली लाइन देखते हैं। द लोइंग हर्ड वेंट स्लोवली ओवर द ली। द लोइंग हर्ड की बात करें तो यहाँ पे कैटल्स की बात कर रहा है। जो कैटल का जो झुंड है, जो लोइंग, जो रंभाते हुए या आवाज़ पैदा करते हुए अपनी घर की तरफ लौट रहे हैं। कहाँ से? ओवर द ली मतलब चरागाह। जो जानवर या जो कैटल्स गए हुए थे कहाँ? चरने के लिए, वो धीरे धीरे चरागाह से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। तो दूसरी लाइन में वो क्या कहता है? द कैटल्स आर रिटर्निंग होम, द कैटल आर रिटर्निंग होम फ्रॉम द मीडो, फ्रॉम द मीडोज। कहाँ से? चरागाह से। चरागाह से वो लोग लौट रहे हैं। एंड दे मूव स्लोवली इन जिगजैग लाइन, एंड दे आर मूविंग स्लोवली, वो धीरे धीरे चल रहे हैं। और जिगजैग मोशन कहने का मतलब आपने कभी देखा होगा पशुओं को जाते हुए तो सीधी एक लाइन में नहीं चलते हैं, कभी थोड़ा सा इधर चल लें, कभी थोड़ा सा उधर चल लें, तो वो जिगजैग मोशन हो गया, टेढ़े मेढ़े चलना। तो ये लाइन भी आपको क्लियर हो गई होगी कि पोएट क्या कहता है कि द कैटल आर रिटर्निंग होम फ्रॉम द meadows and they are moving in zigzag motion, ओके, या इन zigzag लाइन। आगे कहता है वो द प्लोमैन फार्मर होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे। होमवर्ड प्लोड्स मतलब घर की तरफ वो भी चल रहा है। प्लॉट्स मतलब हो गया वॉक, हैविली मतलब एकदम थका हुआ, भारी मन से चलना। वेरी वे थके हुए कदमों के साथ। तो देखिए क्या कह रहा है वो कि द फार्मर हु हैज बीन हार्ड एट वर्क या हु हैज वर्कड हार्ड ड्यूरिंग द डे इज वॉकिंग विद हैवी एंड टायर्ड स्टेप्स टुवर्ड हिज होम। मतलब द फार्मर हु हैज वर्कड हार्ड, जिन्होंने खूब हार्ड वर्क किया है, कहाँ? ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में। नाउ दे आर वॉकिंग विद हैवी एंड टायर्ड स्टेप्स। अब वो थके हुए भारी कदमों से क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं किधर? टुवर्ड्स देयर होम या टुवर्ड्स हिज होम, अपने घर की तरफ। ओके, और लास्ट लाइन में क्या कहता है वो? एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सब कुछ जा रहा है, बट इन सब के पीछे कौन छूट रहा है या इन सब के पीछे क्या छूट रहा है? एज दे वॉक, जैसे कि ये सारी चीजें आगे जाती हैं, चाहे किसान हो चाहे कैटल्स हो, डार्कनेस फॉल्स ओवर द सराउंडिंग कंट्री या द डार्कनेस स्प्रेडेड इन होल इन्वायरमेंट। जो पूरा डार्कनेस है ना, पूरे इन्वायरमेंट में क्या करता है? फैल जाता है। और इस टाइम द पोएट फील्स क्वाइट लोनली, और इस समय पोएट अपने आप में अकेला फील करता है। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट 4 लाइन में पोएट वहाँ के चर्च यार्ड के
इन्वायरमेंट को हमारे सामने प्रेजेंट करता है या उसके बारे में एक्सप्लेन करता है और क्या कहता है, द रिंगिंग बेल ऑफ चर्च या द चर्च बेल अनाउंसेस दैट इट इज द टाइम ऑफ इवनिंग। द चर्च बेल अनाउंसेस दैट इट इज द टाइम ऑफ इवनिंग एंड द cattle are returning home from the meadows and they are moving slowly in zigzag line। आगे कहता है वो, and farmer who has been worked hard during the day, और वो फार्मर जो दिन भर कठिन मेहनत किए हैं, they are also walking with heavy and tired feet या steps toward their home। फार्मर भी अपने थके हुए कदमों से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। एंड दे ऑल लीव द होल इन्वायरमेंट इन डार्कनेस एंड ऑल्सो लीव द पोएट। वो लोग छोड़ते हैं किसको, पूरे इन्वायरमेंट को, कहाँ, डार्कनेस में, और किसको छोड़ देते हैं, पोएट को। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि एंड देन द डार्कनेस स्प्रेडेड इन ऑल द इन्वायरमेंट या इन ऑल इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट स्टेंजा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या कहता है वो, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट एंड ऑल द एयर ए सोलमन स्टिलनेस होल्ड सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट्स and drowsy tinkling lull the distant folds। अब इसमें देखिए, फेड्स मतलब मुरझाना या डिम हो जाना, ग्लिमरिंग मतलब जो हल्की हल्की दिखाई देने वाली हो, ग्लिमरिंग हल्की हल्की चमक सी दिखाई देने वाली, जिसको आप फेंटली विजिबल मतलब हल्का दिखाई देने वाला। लैंडस्केप आपको पता है सीनरी की बात कर रहा है, ऑन द साइट। अब वो क्या कहता है पोएट कि अब जो है ना, जो ग्लिमरिंग लैंडस्केप है, जो हल्का हल्का दृश्य, आप एक बार इमेजिन करो कि इवनिंग टाइम है और इवनिंग टाइम में आप आसपास के एरिया में हल्की हल्की रोशनी जब है, मतलब सूर्यास्त के बाद भी हल्की हल्की जब रोशनी रह जाती है, तो उस समय देखेंगे कि आपको हल्की हल्की चीज़ें, सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन हल्की हल्की दिखाई दे रही होंगी, मतलब चीज़ें तो आपको दिखाई दे रही हैं बट हल्की दिखाई दे रही होंगी क्योंकि इतना उजाला नहीं है। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही डार्कनेस बढ़ता है, वो चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं आपके साइड से, आपके दृष्टि के सामने से या आपकी आंखों के सामने से, वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। उसी चीज़ को पोएट यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप। जो ग्लिमरिंग लैंडस्केप, जो हल्की हल्की इन्वायरमेंट वहाँ दिखाई दे रहा था, जो हल्का हल्का सीन दिखाई दे रहा था आसपास का, किसको, पोएट को, दे ऑल नाउ फेड, वो भी अब क्या हो जाते हैं, डिम हो जाते हैं, मतलब आंखों के सामने से या दृश्य से गायब हो जाते हैं। एंड ऑल द एयर सोलमन स्टिलनेस होल्ड, और पूरा जो हवा है ना वो क्या हो जाता है, बिल्कुल स्टिलनेस, सोलमन एकदम सोलेमिनिटी हो जाता है, मतलब एकदम साइलेंस हो जाता है, हवा बिल्कुल शांत हो जाती है। संध्या के टाइम को उसने डिस्क्राइब किया है, इवनिंग टाइम के पूरे सीन को बहुत ब्यूटीफुली उसने एक्सप्लेन किया है इस स्टेंजा में। तो आप देखिए, बोलता और वहाँ पे और कोई आवाज़ नहीं रहती, चारों तरफ शांति हो जाती है, हवा भी शांत हो जाती है। सेव मतलब होता है एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय, एक्सेप्ट वेयर द बीटल मतलब जानते ही हो, इंसेक्ट, कीड़े जो होते हैं, व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, व्हील मतलब मेक सर्किल बनाना, गोल 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 गोल, ड्रोनिंग फ्लाइट मतलब हमिंग साउंड, उनको कई बार आप देखते हो ना, भौरे या मक्खियाँ जब उड़ती रहती हैं तो भिनभिनाने की आवाज़ आती है, जो भिनभिनाने की आवाज़ आती है उसी को बोलते हैं हमिंग साउंड। तो बोल रहा है कि सब कुछ शांत हो गया है, केवल वहाँ पे किस चीज़ की आवाज़ है, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ है, जिनके भिनभिनाने की, उनके उड़ान के दौरान भिनभिनाने की आवाज़ आ रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने उड़ान से गोल गोल एक सर्किल बना रहे हैं। एंड ड्राउजी, और दूसरी जो साउंड सुनाई देती है उस टाइम में वो क्या है, ड्राउजी टिंकलिंग लल,
द डिस्टेंट फोल्ड, डिस्टेंट मतलब दूर, फोल्ड मतलब जो पशुओं का बाड़ा है, जहाँ पशुओं को रखा जाता है, जहाँ भेड़ वगैरह रखी जाती हैं, तो बोला जो दूर पशुओं का बाड़ा है ना, वहाँ से टिंकलिंग की साउंड आ रही है। टिंकलिंग की साउंड मतलब कि शायद वहाँ के जो पशु बंधे हुए हैं बाड़े में, उनके गले में कोई घंटी बनी हुई है, और वो घंटी जो उनके गले में बंधी हुई है, जब वो अपने गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो कहता है कि चारों तरफ शांति हो जाती है, जो दृश्य दिखाई दे रहा होता है संध्या के समय, अब वो भी क्या हो जाता है, डार्कनेस में खो जाता है, और वहाँ पे अब कोई आवाज़ नहीं होती, हवा भी शांत हो जाती है, और जो कोई भी आवाज़ वहाँ सुनाई देती है वो है कीड़े मकोड़ों की भनभनाहट की आवाज़, और दूर किसी बाड़े से टिंकलिंग की आवाज़ आ रही होती है, वो सुनाई देती है। तो अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, एक बार सुनिएगा। तो कहता है, नाउ द सराउंडिंग सीन्स एंड द फील्ड्स, द सराउंडिंग सीन्स एंड द फील्ड्स, जो आसपास के जो दृश्य थे और जो फील्ड्स थी, जो खेत वगैरह थे, बिकम इनविजिबल, अब वो क्या हो जाते हैं, बिकम इनविजिबल, अब दिखाई नहीं देते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो, दे डिसअपियर इन डार्कनेस, अब वो डार्कनेस में क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। आगे वो क्या कहता है, द एयर इज साइलेंट एट दिस टाइम एंड एयर ऑल्सो बिकम साइलेंट, और हवा जो है वो भी कैसी हो जाती है, शांत हो जाती है। बट देयर आर सम साउंड्स कैन बी हर्ड, लेकिन वहाँ पे कुछ साउंड्स सुने जा सकते हैं, सच एज, जैसे कि हमिंग ऑफ बीटल, हमिंग साउंड ऑफ बीटल, हमिंग साउंड बीटल के सुने जा सकते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एज इट मेक्स सर्किल इन द एयर, जैसे कि वो सर्किल बना रहे हो, कहाँ, एयर में। एंड देयर इज ऑल्सो द साउंड ऑफ बेल्स टाइड to the necks of sheep, there is also the sound of bells, उन घंटियों की भी आवाज़ है, that are tied, जो कि बंधे हुए हैं, कहाँ, into या in the necks of sheep, necks of sheep, जो भेड़ हैं या जो बकरियां हैं जिनके गले में वो घंटी बंधी हुई, उसकी भी आवाज़ सुनाई दे सकती है, कहाँ से, from distant fold या from फार ऑफ फोल्ड, दूर बाड़े से या दूर शीप के बाड़े से जहाँ पे उनको रखा जाता है। तो इन दो स्टेंजा में आप समझ गए होंगे पोएट क्या कहना चाह रहा है। पहले तो उसने बता दिया कि चर्च बेल ये अनाउंस कर रही है कि दिन की समाप्ति हो रही है, या दिन समाप्ति की तरफ आ गया, अब ये संध्या का समय है। और फिर वो बताता है कि संध्या के समय उसने चर्च यार्ड में खड़े खड़े क्या देखा कि कुछ कैटल्स हैं जो कि धीरे धीरे कदमों से अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। कहाँ से आ रहे हैं वो? चरागाह से आ रहे हैं। उसने ये भी देखा कि कुछ किसान हैं जो दिन भर के वर्क के कारण, दिन भर उन्होंने खेतों में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, उसकी वजह से काफ़ी थक गए हैं, तो वो अपने टायर्ड फिट के साथ, अपने थके हुए कदमों के साथ अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और फिर पोएट कहता है कि ये सब चले जाते हैं एंड दे लीव द इन्वायरमेंट एंड द पोएट इनटू डार्कनेस। जब वो लोग चले जाते हैं तो वो लोग पूरे इन्वायरमेंट को और पोएट जो वहाँ चर्चयार्ड में खड़ा है उसको पीछे छोड़ जाते हैं। कहाँ? डार्कनेस में, क्योंकि उनके जाने के बाद डार्कनेस फैलने लग जाती है। फिर आगे वो स्टेंजा में ये कहता है कि अब जो सीन उसको हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, जैसा कि उसने अभी देखा कि कैटल लौट रहे हैं, किसान लौट रहे हैं, ये सारे जो सीन है ना, दे बिकम इनविजिबल, वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अब अदृश्य हो जाते हैं उसके सामने से, या दे लॉस्ट या दे डिसअपियर इन डार्कनेस, अब वो डार्कनेस में खो जाते हैं। और फिर वो बताता है कि नाउ द एयर बिकम साइलेंट, और जो हवा है ना वो उस टाइम की, अब वो भी कैसी हो जाती है? शांत हो जाती है। और वो कहता है देयर इज़ नो अदर साउंड एक्सेप्ट, बोलता है वहाँ पे और कोई साउंड नहीं है एक्सेप्ट किसके सिवाय? द हमिंग साउंड ऑफ बीटल्स, हमिंग साउंड है किसके? बीटल का। एज इट सीम्स एज, और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इट मेक्स सर्किल इन एयर, जैसे कि बीटल जो है सर्किल बना रहा है, कहाँ? एयर में। और बोलता है देयर इज ऑल्सो द साउंड ऑफ टिंकलिंग बेल या द रिंगिंग बेल दैट आर टाइड इन द
नेक ऑफ शिप्स, बोलता है कि वहाँ पे टिंकलिंग या रिंगिंग बेल की भी साउंड आ रही है, और ये बेल की साउंड कहाँ से आ रही है, जो कि शिप्स के या भेड़ों के गले में बंधी हुई घंटियाँ हैं उनकी। आई होप ये दो स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, फिर कहता है सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर, द मोपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन ऑफ सच एज wandering near her secret bower molest her ancient solitary reign। तो उसने अभी दो साउंड की बात किया कि ये दोनों साउंड आ रहा है, अब आगे वो और किस साउंड की बात कर रहा है, बोलता है कि सेव एक्सेप्ट दैट फ्रॉम योंडर, योंडर मतलब डिस्टेंट हो गया या दूर भी कह सकते हो या अमिड कह सकते हो, मध्य में, किसके, आईवी मेंटल टावर। आईवी एक प्रकार का क्या है, लता है। लता देखते हो ना, जो लताएं चढ़ जाती हैं अपने घरों में हम लगाते हैं, और जो कई बार पेड़ों पे सर्किल सर्किल में चिपकते हुए ऊपर तक चढ़ जाती हैं, तो उन लताओं के बारे में बात कर रहा है कि जो आईवी मेंटल है ना टावर, बोलता है कि और वहाँ पे और कौन से साउंड्स आ रहे हैं, द आईवी मेंटल टावर। जो आईवी मेंटल टावर है मतलब जो आसपास जो चर्च के टावर हैं या जो खंडहर के टावर जिसमें दो चार टावर बचे हुए हैं, वहाँ से आवाज आ रही किसका, मोपिंग आउल। मोपिंग आउल, मोपिंग मतलब हो गया मेलंकली, दुखी, आउल मतलब आपको पता ही है उल्लू। डज टू द मून कंप्लेन ऑफ सच, ऑफ मतलब अगेंस्ट, सच एज वॉन्डरिंग नियर सीक्रेट बावर। सीक्रेट बावर का कहने का मतलब हो गया कि आप कभी भी देखते हो कि उल्लू जो है लोगों के बीच में या जहाँ बहुत सारे पक्षी रहते हैं वहाँ वो नहीं रहता, उल्लू बिल्कुल एकांत में रहता है जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। तो सीक्रेट बावर इसलिए वो कह रहा है कि हिडन नेस्ट, जहाँ पे छुप करके वो रहता है, उसकी बात कर रहा है। मोलेस्ट मतलब हो गया बच्चों इन्वेड करना, आक्रमण करना, अटैक करना। सोलिटरी रेन मतलब उसका अनडिस्प्यूटेड साइलेंट मोनार्क। रेन मतलब होता है मोनार्क, साम्राज्य, और सोलिटरी मतलब होता है साइलेंट। तो अब क्या कह रहा है, अभी तक उसने बताया कि वहाँ पे किसकी किसकी आवाज़ आ रही थी। एक तो उसने बता दिया कि बीटल के हमिंग साउंड आ रहा था, बीटल का जो हमिंग साउंड है वो उसको सुनाई दे रहा था, साथ ही साथ दूर किसी डिस्टेंट या दूर किसी फोल्ड से भेड़ों के गले में बंधे हुए घंटियों की आवाज़ आ रही थी। अब वो कहता है देयर इज ऑल्सो द साउंड ऑफ आउल, द साउंड ऑफ मोपिंग आउल या मेलंकली आउल या सैड आउल कह सकते हो। देयर इज ऑल्सो द साउंड ऑफ सैड आउल या मेलंकली आउल, एंड इट सीम्स दैट द आउल इज कंप्लेनिंग या द आउल कंप्लेन। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आउल जो है ना वो कंप्लेन कर रहा है। किस चीज का कंप्लेन कर रहा है कि द ट्रेवलर या द अनड्यू ट्रेवलर, जो निश्चित या देयर आर सम ट्रेवलर हु ट्रेवल दोज सीक्रेट प्लेस या दोज हॉन्टेड प्लेस वेयर द आउल रिसाइड्स या वेयर द आउल मेड इट्स नेस्ट। जहाँ पे आउल अपना घोंसला बनाता है वहाँ पर वो लोग विजिट करते हैं। कहने का मतलब एक बार मैं आपको वैसे समझा देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये कहना चाह रहा है इस 4 लाइन में कि वहाँ पे आउल की भी आवाज़ सुनाई दे रही है बीच बीच में, और ये आउल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, दूर किसी टावर से या टावर के मध्य से आ रही है। जो टावर किससे कवर्ड हैं, आईवी लताओं से। जो आईवी की लताएं हैं, आईवी एक प्रकार का लता है या एक प्रकार का वृक्ष कह सकते हो। जो टावर को उसने घेर रखा है उन टावर्स के पास से किसकी आवाज़ आ रही है, आउल की आवाज़ आ रही है। और इस आवाज़ को सुनकर के ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है कि ये जो आउल है ना ये मून से कंप्लेन कर रहा है, मून से, चंद्रमा से ये कंप्लेन कर रहा है कि
अब शांति के टाइम में या संध्या के समय जब सब कुछ शांत हो जाता है, लोग उसके नेस्ट या उसके एरिया में विजिट करने आ जाते हैं। मतलब संध्या के समय कुछ लोग हो सकता है घूमते टहलते उस टावर की तरफ चले जाते हों जहाँ पर आउल ने अपना नेस्ट बना रखा है। तो इस चीज़ से वो डिस्टर्ब हो जाता है आउल कि ये मेरे शांति में दखलंदाजी करने के लिए या मेरे शांति को भंग करने के लिए आ गए हैं, और इसी बात की कंप्लेन वो चंद्रमा से करता हुआ प्रतीत होता है। कहने का मतलब आउल की आवाज़ को सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि रियल में नहीं है कि वो चंद्रमा से कंप्लेन कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है पोएट को कि वो चंद्रमा से कंप्लेन कर रहा है कि ऐसे लोग आकर के उसकी शांति को भंग कर देते हैं। तो अब क्या कहता है कि जब चारों तरफ शांति हो जाती है और जो सीन होता है, आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, बिल्कुल शांत होने के बाद जो सीनरी है वो डिसअपियर हो जाती है, डार्कनेस में खो जाती है, तो क्या कहता है, द अदर साउंड दैट ब्रेक्स द डीप साइलेंस इज द ओकेजनल हूटिंग साउंड ऑफ ग्लूमी एंड लोनली आउल। क्या कह रहा है कि देयर इज सम अदर साउंड, there is some other sound like the occasional hooting sound of gloomy and lonely owl। जो दुखदाई और अकेला जो आउल है उसके साउंड को सुना जा सकता है, which cries, जो कि कब चिल्लाता है या कब आवाज़ पैदा करता है, whenever it is disturbed by, जब इसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, किसके द्वारा, some unfriendly creature, कुछ अनफ्रेंडली क्रिएचर, या आप कह सकते हो सम पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि आउल से बिल्कुल डिफरेंट है, जिसको आउल बिल्कुल पसंद नहीं करता। एंड इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत हो रहा है, एज इफ द आउल वर कंप्लेनिंग टू द मून, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आउल वर कंप्लेनिंग टू द मून, कि वो चंद्रमा से शिकायत कर रहा है अबाउट the interference with its privacy in church tower that is covered by या that is covered with ivy creepers, creepers लताएं। ओके, तो वो ये कहना चाह रहा है इस स्टेंजा में, पोएट ये कहता है कि जो उसने संध्या के टाइम में आवाज़ें सुनी, उसमें एक आवाज़ के बारे में उसने ये कहा कि हमिंग साउंड है बीटल का, दूसरी आवाज़ के बारे में उसने कहा कि उसको दूसरी आवाज़ कौन सी सुनाई देती है, जो रिंगिंग बेल कह सकते हो या टिंकलिंग बेल कह सकते हो, जो कि कहाँ बंधी हुई हैं, शिप्स के गले में। फिर बोलता है देयर इज अनदर साउंड, वहाँ पे एक दूसरा और साउंड है, दैट इज द साउंड ऑफ आउल या द हूटिंग साउंड ऑफ आउल, आउल के हूटिंग साउंड को भी सुना जा सकता है। एंड व्हेन द पोएट लिसन द हूटिंग साउंड ऑफ आउल इट सीम्स टू हिम, जब उसने उसकी आवाज़ को सुना तो ऐसा उसको प्रतीत हुआ, किसको, पोएट को, दैट द आउल इज कंप्लेनिंग टू द मून, ऐसा उसको प्रतीत हुआ कि आउल जो है मून से कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है अबाउट इंटरफियरेंस, दखल अंदाजी के बारे में, विद इट्स प्राइवेसी, इसकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी के बारे में वो शिकायत कर रहा है। और ये प्राइवेसी कहाँ है, इन द चर्च टावर वेयर दैट इज कवर्ड विद आईवी क्रीपर्स, चर्च के वो टावर्स जो आईवी क्रीपर्स से क्या है, घिरे हुए हैं या कवर्ड हैं, उस जगह पे कुछ लोगों के द्वारा जब विजिट किया जाता है तो वो आउल इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और वो हूटिंग साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है। और जब हूटिंग साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है तो पोएट को ये ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने इस साउंड से मून को कंप्लेन कर रहा है कि ये लोग उसके शांतिपूर्ण स्थान में या उसके सोलिटरी रेन में या उसके साम्राज्य में दखलंदाजी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों फर्स्ट 3 स्टेंजा में
पोएट ने केवल सीनरी बताई है कि वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट या वहाँ का जो सीन है कैसा है और उसको क्या क्या सुनाई दे रहा है। अब वहाँ के इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने के बाद अब पोएट पोएम को स्टार्ट करता है, या पोएम की जो मेन थॉट्स, जो मेन चीज़ें हैं अब स्टार्ट होती हैं कि इसी टाइम में, जिस टाइम में पोएट वहाँ पे खड़ा है संध्या के समय, वो क्या देखता है, दूर चर्च यार्ड में या चर्च के ग्राउंड में ही दूर कुछ पेड़ हैं, जैसे कि चर्च के अंदर जो पेड़ पाए जाते हैं वो एल्म्स के पेड़ पाए जाते हैं, यू ट्रीज, यू के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये दोनों वृक्ष के नाम हैं, एल्म्स और यू ट्रीज। जैसा कि लाइन में पहली लाइन में है कि बीनीथ दोज रस्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड वेयर हीव्स द ट्रफ इन many a moldering heap, each in his narrow shell forever laid. The rude forefathers of the hamlet sleep. अब पोएट इसी समय किस चीज़ को देखता है या किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है कि जब वो चर्च यार्ड में खड़ा है या चर्च के ग्राउंड में खड़ा, तो वो देखता है कि वहाँ जो चर्च यार्ड में या चर्च के ग्राउंड में जो यू के ट्रीज हैं और जो इल्म्स के ट्रीज हैं, उनकी छाया के नीचे, उन पेड़ों की छाया के नीचे कुछ लोग दफन हैं या कुछ लोगों की कब्र बनी हुई है। और ये कब्र किसकी है वो ये भी बताता है कि दे आर रूड फोर फादर्स ऑफ हेमलेट। वो हेमलेट मतलब छोटे से गांव के, रूड मतलब जंगली या अशभ या इलिटरेट, आप कह सकते हो अनपढ़, फोर फादर्स मतलब पूर्वज। तो वो बताता है कि ये जो कब्र है जो यू ट्रीज की छाया में है या जो इल्म्स ट्रीज के छाया में है, जो बना हुआ है कब्र, उसमें कौन लेटा हुआ है, आसपास के छोटे से गांव के जो अनपढ़ या जो असभ्य किसान हैं, उनके फोर फादर से, उनके पूर्वज। ओके, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए क्या कहता है कि इन दिस चर्च यार्ड, वो कहता है इन दिस चर्च यार्ड लाई बरीड, दफनाए गए हैं, द सिंपल एंड इग्नोरेंट एंसेस्टर ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन लिविंग इन द विलेज। क्या कहता है कि इन दिस चर्च यार्ड लाई बरीड, इस चर्च यार्ड में दफनाए गए हैं। कौन दफनाए गए हैं? सिंपल एंड इग्नोरेंट, सामान्य सी जिंदगी जीने वाले या साधारण जिंदगी जीने वाले, इग्नोरेंट अज्ञानी, एंसेस्टर या फोर फादर्स कह सकते हो, पूर्वज ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन हु आर लिविंग इन द हेमलेट या हु आर लिविंग इन द विलेज, जो विलेज में इस समय जो जनरेशन जिंदगी जी रही है, विलेज में जो जनरेशन इस समय रह रही है, उनके फोर फादर्स जो कि बहुत सिंपल थे, बहुत इग्नोरेंट थे, दे आर बरीड इन दिस चर्च यार्ड। क्लियर हो गया बच्चों? तो उसने ये कह दिया कि इन दिस चर्च यार्ड लाई बरीड द सिंपल एंड इग्नोरेंट एंसेस्टर ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन लिविंग इन द विलेज। अब क्या कहता है आगे कि दे आर लाई बरीड इन मेनी ग्रास कवर्ड ग्रेव्स अंडर द शेड्स ऑफ एल्म ट्रीज एंड ह्यूज यू ट्रीज। क्या बोलता है? फर्स्ट टू लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है वो कि दे आर लाई बरीड, वो दफनाए हुए हैं इन मेनी ग्रास कवर्ड ग्रेव्स। अगर आप कब्र को नया नया खोदते हो तब तक तो ठीक है, दफना दिए, लेकिन धीरे 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 उस कब्र के ऊपर जो मिट्टी है उसमें से घास उगाती है, तो ऐसा लगता है कि ये जो पूरा कब्र है वो घास से कवर्ड है। तो उसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है कि दे आर लाई बरीड इन मेनी ग्रास कवर्ड ग्रेव्स, बहुत सारे ग्रेव्स में जो कि ग्रास से कवर्ड हैं, उसमें वो लेटे हुए हैं या उसमें वो दफनाए हुए हैं। कहाँ? अंडर द शेड्स ऑफ एल्म ट्रीज एंड यू ट्रीज, यू ट्रीज और एल्म ट्रीज की जो छाया है उसके नीचे। ओके, फिर क्या कहता है कि ईच डेड मैन,
लाई इन हिज, ईच डेड मैन लाई इन हिज नैरो ग्रेव। नैरो सेल का मतलब यहाँ है नैरो ग्रेव। इन इटर्नल स्लीप, वो हमेशा के लिए, इटर्नल स्लीप कहने का मतलब ये हो गया कि हमेशा के लिए, ईवर लेड मतलब हमेशा के लिए सो गए हैं, तो हमेशा के लिए यहाँ पे सो गए हैं। तो इन 4 लाइन्स को भी आपको समझ में आ गई होगी, ये 4 लाइन, कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इन दिस चर्चयार्ड देयर आर बरीड सम फोर फादर्स या रस्टिक फोर फादर्स या सेवेज रोज फोर फादर्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन दैट आर लिविंग इन विलेज। जो आज के गांव में या गांव आसपास के गांव में जो आज की जनसंख्या रह रही है, आज की जो पीढ़ी रह रही है, उनके असभ्य फोर फादर्स यहाँ पे दफनाए हुए हैं। कहाँ दफनाए हुए हैं? दे आर बरीड इन मेनी ग्रास कवर्ड ग्रेव्स। दे आर बरीड इन मेनी ग्रास कवर्ड ग्रेव्स अंडर द शेड्स ऑफ yew trees and elm trees, and they are lie in their narrow graves forever। वो अपने अपने ग्रेव्स में, अपने अपने कब्र में हमेशा के लिए लेट गए हैं। तो 4 स्टेंजा जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं वापस से रिकॉल कर देता हूँ इसको, कि पहले स्टेंजा में वो कहता है पोएट चर्चयार्ड में खड़ा होकर के कि जो चर्च की बेल है वो ये अनाउंस करती है कि संध्या का समय हो चुका है, और फिर वो देखता है कि कुछ कैटल्स हैं चरागाह से चर करके वो अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं धीरे धीरे कदमों के साथ। फिर वो ये भी देखता है कि कुछ किसान हैं जो दिन भर के हार्ड वर्क के बाद अपने थके हुए कदमों से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, और उसके बाद जो पूरा एनवायरनमेंट है वो डार्कनेस से भर जाता है, मतलब डार्कनेस फैलने लग जाती है। फिर वो कहता है पोएट कि आसपास की जो चीज़ें, दूसरे स्टेंजा में वो ये कहता है कि आसपास की जो चीज़ें उसको हल्की हल्की दिखाई दे रही थी, नाउ दे डिसअपीयर, अब वो क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं इन डार्कनेस में। और जो वहाँ की हवा होती है, उस चर्चयार्ड के आसपास की जो हवा होती है वो भी बिल्कुल कैसी हो जाती है? साइलेंट हो जाती है। और ठीक उसी समय द पोएट हियर्स या द पोएट लिसन, उसी समय पोएट सुनता है द हमिंग साउंड ऑफ बीटल, बीटल के हमिंग साउंड को सुनता है, और वो दूसरे साउंड को भी सुनता है, द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल, बजते हुए घंटी की आवाज़ को भी सुनता है, दैट आर टाइड, जो कि बंधे हुए होते हैं कहाँ? इन द नेक ऑफ शिप, शिप के गले में जो घंटी बंधी हुई होती है उसकी आवाज़ को भी वो सुनता है। फिर अगले स्टेंजा में वो ये कहता है कि इसके अलावा वहाँ पे एक साउंड वो और सुनता है, दैट इज़ द साउंड ऑफ हुटिंग ऑफ आउल। वो कौन सी साउंड है? हुटिंग ऑफ आउल, आउल के हुटिंग साउंड को भी वो सुनता है। दैट आर कमिंग, जो कि कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द आईवी मेंटल टावर, जो आईवी की लताओं से कवर्ड चर्च के टावर हैं वहाँ से वो आवाज़ आ रही है। और जब वो आवाज़ को सुनता है तो इट सीम्स टू हिम, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि द आउल इज कंप्लेनिंग टू द मून फॉर द ट्रेवलर हु डिस्टर्ब्ड हर सीक्रेट बावर। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मून चंद्रमा को इस बात के लिए कंप्लेन कर रहा है कि कुछ लोग जो है उसके सीक्रेट बावर पे या सीक्रेट प्लेस को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतना एनवायरनमेंट में जो चीज़ था उसको एक्सप्लेन करने के बाद पोएट अब आ जाता है चर्च यार्ड में या उस चर्च के ग्राउंड में जो दफन किए हुए लोग हैं उनके बारे में बात करता है। तो बोलता है कि इसी चर्च के यार्ड में या इसी चर्च के ग्राउंड में दूर जो इल्म के ट्रीज हैं या जो यू के ट्रीज हैं, इनकी छाया में कुछ लोग दफन किए गए हैं। और ये लोग कौन हैं? कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके फोर फादर्स हैं, उनके पूर्वज हैं, और ये टोटली असभ्य हैं, रस्टिक हैं या सेवेज हैं, और वो लोग अपने कब्र में हमेशा के लिए क्या कर रहे हैं? रेस्टिंग पोजीशन में या हमेशा के लिए लेट गए हैं। तो ये 4 स्टेंजा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट के स्टेंजाज को हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।